ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अपनी 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़। सो आज 2016 के हम सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं वो करेंगे, और बाकी फिर नेक्स्ट 2017 के 2 क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला है 15 मार्क का क्वेश्चन है, डिसिप्लिनरी एक्शन मे बी इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। जो डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है वो फॉर्मल तरीके का भी हो सकता है और इनफॉर्मल। डिसिप्लिनरी एक्शन जनरली होता है उस पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जिसने कुछ गलत करा हो। एक्सप्लेन एंड पॉइंट आउट द प्रोविजंस मेड। अब इसके बारे में क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी स्टैट्यूट मतलब लॉ में है जिससे वो चेक कर सके मिसयूज ऑफ पावर और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सके। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अगेन हैव टू राइट इट इन द 20 वर्ड्स। ठीक है, ओके। सो जैसे कि हम बात करें इंट्रोडक्शन में, डिसिप्लिनरी एक्शन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वो दोनों ही एक तरीके से किस लिए हैं, टू इंश्योर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, बट नीड्स चेक, बट उन पे भी ज़रूरत है कि उनको भी चेक किया जाए टू प्रिवेंट द आर्बिट्रेरीनेस एंड प्रोटेक्ट द सिविल सर्विसेज के एथिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस टाइप में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, ट्राई टू एडजस्ट। ठीक है, सो डिसिप्लिनरी एक्शन क्या है, बोथ फॉर्मल या इनफॉर्मल जो है वो इंश्योर करता है, सिर्फ यही इंश्योर नहीं करता कि अकाउंटेबिलिटी रहे, बट ये भी चेक करता है कि आर्बिट्रेरीनेस ना हो, सिविल सर्विसेज में एथिक्स बचे। ठीक है, टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले फॉर्मल होता है जो कि बेस्ड होता है रिटन रूल्स पे, जिसमें इंक्वायरी वगैरह होती है, चार्जशीट्स बनती हैं, पेनल्टीज़ लगती हैं। एग्जाम्पल डिसमिसल है, सस्पेंशन करना या विदहोल्ड करना प्रमोशंस को। एक होता है इनफॉर्मल, इसमें क्या होता है, वर्बल वार्निंग्स दी जाती है, बोल के ये ट्रांसफर्स कर दिए जाते हैं, या फिर विदहोल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या फिर उनकी जिम्मेदारियां जो हैं उनको विदहोल्ड कर दिया जाता है। ऑफन अनडॉक्यूमेंटेड, इनको ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता, जैसे कि रिटर्न रूल्स हैं तो लिखी हुई चीज़ें हैं, एंड मे लैक प्रोसीजरल सेफगार्ड भी इनके अंदर नहीं होता है, दैट इज़ वाई। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूज। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन है, सबसे पहला है आर्टिकल 311 जो बात करता है प्रोटेक्शन टू सिविल सर्वेंट्स, ये प्रोटेक्शन देता है सिविल सर्वेंट्स को। नो डिसमिसल और रिडक्शन इन रैंक विदाउट इंक्वायरी एंड अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। वो कहता है कि कभी किसी भी सिविल सर्वेंट को अगर डिसमिस करना है या फिर उसकी रैंक को रिड्यूस करना है तो विदाउट इंक्वायरी या विदाउट प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड ऐसा नहीं किया जाएगा। ये प्रिवेंट करता है आर्बिट्ररी पनिशमेंट बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स। तो एक तरीके से क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है कि ऐसे ना हो कि पॉलिटिशियन जो चाहे वो करवाए, तो उस पनिशमेंट को भी ये प्रिवेंट करता है। नाउ आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वलिटी की, तो इंश्योर करता है कि कोई भी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसिप्लिनरी प्रोसीजर ना हो उसके खिलाफ। ऐसा भी ना हो कि कुछ भी कर दिया उठा के, अनइक्वल ट्रीटमेंट ना मिले किसी भी पनिशमेंट में, कैन बी चैलेंज, फिर उसको जाके कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो राइट टू इक्वलिटी के तहत। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सर्वेंट। ये गारंटी करता है कि फेयरनेस होगी डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स में, एंड इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में, है ना। तो मतलब सबको बराबरी से देखना एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से। आर्टिकल 32 एंड 226 बात करता है जजिशियल रेमेडीज़ की। ये इनेबल कराता है, जजिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है कि जुडिशरी जो है वो रिव्यू कर सकती है, आर्बिट्ररी डिसिप्लिनरी एक्शन तो नहीं हुआ जा रहा है किसी भी सिविल सर्वेंट के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों में इसकी रिव्यू किया जा सकता है। तो सबसे पहला 311 है जो प्रोटेक्शन दे रहा है डायरेक्ट कि हर्ड करने का इंक्वायरी बैठेगी। 14 कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए डिसिप्लिनरी प्रोसेस में। 16 बोला फेयरनेस होना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन एम्प्लॉयमेंट मैटर्स में। 226 से बात कर रहा है जजिशियल रिव्यू की। नौ क्या स्टेटरी प्रोविजन है, और भी हैं क्या, बिल्कुल हैं, जैसे सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स हैं। ये डिफाइन करता है कि मिसकंडक्ट क्या होता है और प्रोसीजर भी बताता है कि कैसे डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। देन देयर इज अ सेंट्रल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल है। ये ड्यू प्रोसेस बताता है क्या अपील मैकेनिज्म होगा, कैसे प्रोटेक्शन होगी फ्रॉम विंडिस्टिव एक्शंस, गलत एक्शंस आपके खिलाफ जो आर्बिट्ररी तरीके से लिए जाए। देन देयर इज अ यूपीएससी। यूपीएससी को भी कंसल्टेशन लेना उसकी मैंडेटरी होता है अगर आपको मेजर पेनल्टी देनी है ग्रुप ए या ग्रुप बी के ऑफिसर्स पे, और एक तरीके से न्यूट्रल बॉडी का काम करती है, बिकॉज इस पर कोई ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस है, सो ये न्यूट्रल होकर काम करेगी। देन देयर इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं जो कि स्पीडी जस्टिस देते हैं सिविल सर्वेंट्स को, प्रिवेंट करते हैं कि अब्यूज़ ना हो पावर का अथॉरिटीज़ के दौरान। तो इस तरीके से वी कैन से कि ये हमारे क्या हैं, ये प्रोविजंस हैं कि मिसयूज़ ना हो पावर टू टेक द डिसिप्लिनरी एक्शन, कि कोई भी ऐसे डिसिप्लिनरी एक्शन ना लेते। इन सबको याद रखना है।
नाउ द रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, जिसकी प्रभाव दत्त है और एक यूनियन ऑफ इंडिया, इनको आर्बिटरी सस्पेंशन इनका हो गया था ऑफ अ ब्यूरोक्रेट वॉज स्ट्रक डाउन ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हुई थी। तो ये प्रभा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के खिलाफ की सस्पेंशन कर दिया आर्बिट्री तरीके से, और प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी कराई नहीं गई थी। तो इस एग्जाम्पल को याद रख लेना। अशोक कुमार ऐसे यूनियन ऑफ इंडिया है, कैट का केस हुआ था, मतलब वही ट्रिब्यूनल्स में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में इनफॉर्मल प्यूनिटिव ट्रांसफर इनका कर दिया गया, रिवर्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोसीजरल फेयरनेस, कोई भी प्रोसीजरल फेयरनेस नहीं थी, फिर बाद में रिवर्स कर दिया गया। तो इनको याद रखना, प्रभा दत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर जो है सस्पेंशन कर दिया गया बट विदाउट प्रॉपर इंक्वायरी। अशोक कुमार, ये क्या हो गया, इनफॉर्मल ट्रांसफ़र विदाउट प्रोसीजरल फेयरनेस। नाउ कंक्लूड अगर हम करें तो एक बैलेंस डिसिप्लिनरी सिस्टम की हमें ज़रूरत है विद लीगल सेफगार्ड, जो प्रमोट करे एथिकल गवर्नेंस, प्रमोट करे सिविल सर्विसेज के मोरल को, और इंश्योर करे कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। तो भाई हमें ऑफकोर्स हमें बैलेंस करना पड़ेगा, डिसिप्लिनरी सिस्टम तो होना ही चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आर्बिट्री तरीके से यूज़ हो इसका, है ना, वो भी गलत है, वरना स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, है ना, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और एक ये गलत है, दिस इज़ ऑल्सो मिस यूज़ ऑफ पावर। सो प्रोटेक्ट करने के लिए सिविल सर्विस के मोरल को, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी को, एथिकल गवर्नेंस को, वी हैव टू बैलेंस्ड अप्रोच। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म वर्क स्टडी मे बी यूज्ड इन नैरोअर एंड वाइडर सेंसेस। वर्क स्टडी क्या है, कैसे इसको नैरोअर में करते हैं, कैसे इसको वाइडर सेंसेस में करते हैं, लेट्स सी। सो वर्क स्टडी एक साइंटिफिक मेथड है इफ़िशेंसी को एंड प्रोडक्टिविटी को एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ाने का या कहीं तो इम्प्रूव करने का। कैसे करेंगे, सिस्टमेटिक एनालिसिस करके वर्क एंड मेथड्स का, मतलब काम क्या हो रहा है और काम करने के क्या क्या तरीके हैं, इसको हम पहले साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे एंड फिर इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को। अंडरस्टैंडिंग वर्क स्टडी। वर्क स्टडी एक मैनेजमेंट टेक्निक है जो इंक्लूड करती है बोथ मैथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट को। वर्क स्टडी क्या है, एक मैनेजमेंट टेक्निक है जो इंक्लूड करती है बोथ मैथड स्टडी एंड वर्क मैनेजमेंट को, दोनों काम को कर रही है। किस तरीके से स्टडी करना उसके मेथड भी देखनी है, और वर्क को कैसे मेजर करना है उसको भी देख रही है। इट एम, इसका मेन एम क्या है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उनका बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल हो, मैन मशीन मटीरियल सबका, एंड मेथड्स का भी, है ना, टू अचीव, जिससे कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी को पा सकें। सो इट इज़ अ मैनेजमेंट टेक्निक जो इंक्लूड करती है बोथ मैथड स्टडी, किस तरीके से काम होगा, वर्क को मेजर करती है, और उसका मेन काम क्या है कि अच्छे से यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ मैन मशीन मटीरियल मेथड, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमी आई। नैरो सेंस में अगर देखें तो फोकस करती है इंडिविजुअल की एफिशिएंसी पे, ये परफॉर्मेंस को ध्यान देती है कि कैसे हम परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर पा, और क्या प्रॉब्लम है इसमें, किस तरीके से हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करवा सकते हैं ऑफ स्पेसिफिक जॉब और टास्क, किसी पार्टिकुलर जॉब या किसी पार्टिकुलर टास्क की, तो इंडिविजुअल एफिशिएंसी पे ध्यान देती है। देन देयर इज अ टूल्स एंड टेक्निक्स है, ये इन्वॉल्व करता है टाइम एंड मोशन स्टडी को, वर्क सिंप्लीफिकेशन कैसे करें, स्टैंडर्ड टाइम कैसे डिटरमाइन करें, तो छोटी मोटी चीज़ों पे ध्यान देता है, टूल्स एंड टेक्निक्स है। देन देयर इज़ अ टेक्निकल ओरिएंटेशन, इसमें हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ ईच टास्क, मोशंस एंड टाइमिंग टू रिड्यूस द वेस्टेज। वही वाली कुछ टेलर जैसी है ये, कि मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी करोगे तो उससे जो क्या कर सकोगे, वेस्टेज को कम करा पाओगे। अब इसके एप्लीकेशन आप इंडियन रेलवेज में देख सकते हो, जैसे कि हम मोशन स्टडी को यूज़ करते हैं टू ऑप्टिमाइज द लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रोसेस इन फ्राइट टर्मिनल्स में, जो सामान वगैरह मालगाड़ी होती है बेसिकली, उनमें हम मोशन स्टडीज़ को देखते हैं कि किस तरीके से हम वेस्टेज को रिड्यूस कर पाए उनकी मूवमेंट को ट्रैक करके, तो इसका एप्लीकेशन है। अगर हम वाइडर सेंस में देखें, सो इट इज़ अ होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस भी मिलता है हमें, सिस्टम क्या है, क्या प्रोसेसेस है, कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, सबके बारे में पता चलता है। इंटीग्रेशन विद मैनेजमेंट टूल्स, ये बेसिकली इंटीग्रेट करती है बहुत सारे मैनेजमेंट टूल्स के साथ। कंबाइन विद ONM, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, सिस्टम डिज़ाइन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स को अगर आप कंबाइन करोगे तो सिस्टम डिज़ाइन एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये सब पे काम करती है, ठीक है। इंटीग्रेट करा रही है मतलब बहुत सारे टूल्स को, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें होंगी।
पॉलिसी लेवल एफिशिएंसी सपोर्ट करती है जो भी रिफॉर्म है आएगा, अगर पब्लिक सर्विस डिलीवरी में ई गवर्नेंस हो या प्रोसेस को री इंजीनियर करना हो, तो इन सब में भी पॉलिसी को एफिशिएंट बनाती है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि DRPGS एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, जिसमें वर्क स्टडी बेस्ड रिव्यूज़ दिए जाते हैं टू स्ट्रीमलाइन द फाइल मूवमेंट एंड रिड्यूस द डिसीजन मेकिंग डिलेस। मतलब इस मेथड को यूज़ किया जाता है सो दैट जो फाइल मूवमेंट है, फाइल किस तरीके से मूव कर रही है हायरार्की में, उसको देख लिया जाए और डिसीजन मेकिंग का जो टाइम है उसको हम रिड्यूस कर पाएँ। प्लस में सपोर्ट करता है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ऑफ कोर्स एक इंडिविजुअल अच्छा काम करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी अच्छा, फिर उसकी वजह से तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अल्टीमेटली सिटीजन्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्विस डिलीवरी अच्छे से कर पाएगी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहेगी, ज़्यादा एफिशिएंट रहेगी, ज़्यादा एक्सेसिबल रहेगी। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, प्लस यस हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं पब्लिक सर्विसेज को इस हिसाब से, इसका हेल्प लेके। तो कंक्लूड अगर मैं करूँ तो वर्क स्टडी बोथ नैरो हो या कहीं तो वाइडर फॉर्म हो, इन्हेंस कहीं ना कहीं करती है एडमिनिस्ट्रेटिव की प्रोडक्टिविटी को, या फिर तो नैरो इंडिविजुअल के लेवल पे बढ़ रही है तो भी अच्छा है, या पूरे एज अ नेशन के लेवल पे, डिपार्टमेंट के लेवल पे बढ़ रही है तो भी अच्छा है। ये इनेबल कराएंगी एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म्स। इसमें जो रिफॉर्म करते हैं, कोई भी चेंजेस करते हैं तो हम किस बेसिस पे करते हैं, प्रॉपर एक साइंटिफिक हमने चीज़ों को देखा है, उस बेसिस पे हम कोई भी बदलाव करते हैं और एफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी को हम और ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज द की टू अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग लाइज बीनीथ द वर्ड रिजल्ट। वो कह रहा है जो एक की है अंडरस्टैंड करने की परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग को, वो लाइक करती है बीनीथ द वर्ड रिजल्ट, मतलब सिर्फ रिजल्ट तक ही वो सीमित नहीं है। इस स्टेटमेंट के लाइट में आपको बताना है एलिमेंट्स क्या यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग के लिए। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग का मतलब है लिंक करना गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को टू मेजरेबल रिजल्ट्स। मतलब कुछ नहीं, अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, अगर उसका अच्छा आउटपुट है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको मतलब उसके अकॉर्डिंग ही हम स्पेंड करेंगे उस पर। प्रोमोटिंग अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना कि अच्छा भाई अच्छी स्कीम थी, अच्छा वो आ रहा है, तभी हमने एक तरीके से उसको ज़्यादा पैसा दिया, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। ट्रांसपेरेंसी आएगी, आउटकम ओरिएंटेड गवर्नेंस होगी। कैसी और गवर्नेंस होगी, आउटकम ओरिएंटेड, कि जो कुछ आउटकम ला पाए सोसाइटी में, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड अगर करें तो इट इज़ अ बजटिंग अप्रोच जो एलोकेट करती है रिसोर्सेज को बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स रेदर देन ट्रेडिशनल इनपुट बेस्ड एक्सपेंडिचर। तो ऐसा नहीं जैसे ट्रेडिशनल हुआ करता था कि भाई बस खर्चा है, ठीक है, पिछली बार 100 करोड़ करा, इस बार 105 करोड़ कर लेना, तो ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी है उस पर्टिकुलर स्कीम की तो उस पर हम एलोकेट उस हिसाब से रिसोर्सेज को उसी हिसाब से करेंगे। इसका एम क्या होता है, इम्प्रूव करना पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी, अलाइन कर पाए स्पेंडिंग विद पॉलिसी प्रायोरिटीज़, प्लस में ये भी सेट कर पाते हैं कि किन पॉलिसीज़ में हमें क्या है ज़्यादा क्योंकि हमें आउटकम अच्छा मिल रहा है तो किन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किन को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। एंड इस्टेब्लिश क्लियर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म फॉर डिलीवरी। और ये क्या करता है, एक तरीके से इस्टेब्लिश कर लेता है क्लियर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। एक अकाउंटेबिलिटी भी तय होती है कि हाँ भाई अगर इतने पैसे जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्कीम के लिए तो इसलिए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट आउटकम, और अगर नहीं जा रहे हैं तो इसलिए नहीं जा रहे हैं दूसरे पे। सो एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी भी क्लियर होती है। नाउ क्या एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला है गोल एंड आउटकम ओरिएंटेशन। मेन जो फोकस है वो शिफ्ट है इनपुट से टू क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट। अब सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान नहीं जाएगा कितना पैसा जाएगा, इस चीज़ पे ध्यान जाएगा कि इस पैसे से हम कितना, एक क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव कि हम इतना कुछ करेंगे, जैसे कितने टॉयलेट्स बनवाएंगे, कितने घर बनवाएंगे। इंकरेज कराता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी फोकस। ऑफकोर्स इसी तरीके से हम स्ट्रैटेजिक तरीके से प्लानिंग कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गोल रखा है लाइक इम्प्रूविंग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। तो एक पार्टिकुलर गोल है तो पहले हम गोल को रखते हैं ध्यान में, देन उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसमें हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए रिजल्ट्स को, जैसे कि आउटपुट है, जैसे कितने नंबर ऑफ़ स्कूल्स बनाए गए, आउटकम्स हैं, कितना लिटरेसी रेट इंप्रूवमेंट हुआ। सिर्फ स्केल्स बनाने से कुछ नहीं होगा ना, बच्चे आके उसमें पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कितनी अच्छी हो रही है, इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना है। एग्जाम्पल है स्वच्छ भारत मिशन, जो है स्वच्छ भारत मिशन, उसमें कितने टॉयलेट्स बिल्ड किए गए, ये उसका आउटपुट है। एंड वर्सेस ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस के क्या हुई, इसका उतना आउटकम है। मतलब एक वैल्यू वाला जो इम्पैक्ट पड़ा है वो उसको हम आउटकम कह रहे हैं, और आउटपुट का मतलब है जो एक तरीके से नंबर में हम उसको काउंट कर सकते हैं, जिसको नंबर में हम काउंट नहीं कर सकते लेकिन इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे, उसको हम आउटकम कहते हैं। तो आउटकम एंड आउटपुट, ये दोनों ही, आउटकम एंड आउटपुट दोनों ही इसके क्या है, इंडिकेटर्स हैं। नाउ आउटपुट एंड आउटकम फ्रेमवर्क। सो बजट एलोकेशंस जनरली लिंक होती है आउटपुट एंड आउटकम्स से थ्रू एन आउटपुट
आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क के थ्रू। तो एक फ्रेमवर्क होता है, मॉनिटरिंग मतलब उसको मॉनिटर करेंगे कितना आउटपुट रहा, कितना इनपुट वो रहा आउटकम। इसको इंट्रोड्यूस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया था, और इसको अब फ़िलहाल के टाइम पे काफ़ी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ने क्या कर लिया, इंट्रोड्यूस कर लिया है। फिर वो भी अपना तय कर पाते हैं जो अलग डिपार्टमेंट है कि हमें कौन सी स्कीम का आउटपुट और आउटकम अच्छा निकल रहा है, तो किस पे हम ज़्यादा पैसा मांग सकते हैं। सो इट्स लाइक दैट। अलाइनमेंट विद पॉलिसी प्रायोरिटीज़। ऑफ कोर्स रिसोर्स अलोकेशन किस चीज़ पे होता है, बेस्ड ऑन पॉलिसी गोल्स पे। और हम गोल ओरिएंटेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम पैसों को लोकेट करेंगे, नॉट पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, नॉट लाइक कि एक कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर है उसका दबदबा ज़्यादा है तो उसको पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो एक तरीके से एविडेंस बेस्ड प्लानिंग हम कर पाएंगे। हम क्या कर पाएंगे, एविडेंस बेस्ड प्लानिंग, कि प्रूफ है और प्रूफ के साथ हम प्लान कर रहे हैं। एग्जाम्पल नेशनल हेल्थ मिशन है, उसका बजट अलाइन हुआ था विद रिड्यूसिंग, है ना, अलाइंड विद मतलब क्यों उसको ज़्यादा बजट अलाइन हो रहा है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम किया, दैट इज़ वाई। इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजरल मैकेनिज्म, ये तो हो गया, चलो हम किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि हमारा गोल ओरिएंटेशन हो, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो, इसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना चाहिए, अलाइनमेंट होनी चाहिए पॉलिसी प्रायोरिटीज़ के साथ। लेकिन अब एक प्रोसीजरल मैकेनिज्म देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूशन में कैसे काम हो रहा है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस बजटिंग। सबसे पहला है डिपार्टमेंटल स्ट्रैटेजिक प्लान्स। डिपार्टमेंट जो हैं वो अपने स्ट्रैटेजिक प्लान्स बना रहे हैं। मिनिस्टर्स ने डेवलप करा है रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट्स। अब जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने साथ एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें हम लिख रहे हैं रिजल्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। मतलब उसमें बताएंगे कि इस क्या क्या परिणाम रहा, मतलब एक तरीके से रिपोर्टिंग टाइप। क्लैरिफाई करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड टारगेट्स ऑफ ईच यूनिट को, हर एक यूनिट की, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल स्ट्रैटेजिक प्लान मतलब मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो हर एक डिपार्टमेंट अपना क्या बन रहा है, रिपोर्ट बना रहा है इस तरीके का, रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट। मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन सिस्टम, कॉन्टिन्यूस रिव्यू एंड एवोल्यूशन करने के लिए, मिड कोर्स करेक्शंस करने के लिए ये लगाया गया है, जिसकी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है ना। ये ट्रैक करता है फंड के फ्लो एंड यूटिलाइजेशन को, सो दैट अगर मिड में भी कहीं गलती हो रही है तो उसको हम ठीक कर पाए। तो एक रिव्यू करता है, एवोल्यूशन करता है। अब रोल क्या है नीति आयोग का। नीति आयोग प्रमोट करती है डाटा ड्रिवन परफॉर्मेंस। नीति आयोग बेसिकली क्या करती है, इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसाइट करती है, देखती है। तो एक तरीके से वो डेटा ड्रिवन परफॉर्मेंस बताती है कि डेटा से मतलब इतना हुआ, ये हुआ, इस तरीके से परफॉर्मेंस को बताती है, लिंक करती है आउटपुट को टू ब्रॉडर डेवलपमेंट गोल्स के साथ। और उसके बाद उस आउटपुट को की लिंक करती है कि इसका आउटकम जनरली क्या होगा ब्रॉडर सेंस में, ठीक है। जैसे कि नीति का क्या रोल है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में, इवोल्यूट करती है डिस्ट्रिक्ट को यूजिंग द परफॉर्मेंस बेस्ड मैट्रिक्स। इसमें भी क्या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में क्या हो रहा है, नीति आयोग लेके आई थी कि हुआ मतलब नॉट लेके नहीं आई थी, नीति आयोग ने सजेस्ट किया था, मतलब गवर्नमेंट ही लेके आती है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में कुछ पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है उनको हम इंक्लूसिव बनाएंगे और उनको गवर्नेंस अच्छा रखेंगे वहाँ पे। सो इसको इवोल्यूट करने का काम ये करती है परफॉर्मेंस बेस्ड मैट्रिक्स लेके मैथमेटिकली, ठीक है। परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट मैकेनिज्म, ऐसे हमारे कुछ मैकेनिज्म भी होते हैं, जैसे कि फंड लिंक है मेजरेबल परफॉर्मेंस से, बार बार ये बात है, जैसे कि 15 फाइनेंस कमीशन है, उसने भी रिकमेंड किया था कि परफॉर्मेंस ग्रांट्स टू स्टेट्स ऑन पैरामीटर्स लाइक सैनिटेशन एंड गवर्नेंस रिफॉर्म। जैसे कि 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या बताया कि आपको पैसे जो देने हैं, जो हमारा नेशनल देता है हमारे किसको, दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्टेट्स को देता है, तो उसको किस बेसिस पे दिया जाए, कुछ ऐसे पैरामीटर्स जैसे कि सैनिटेशन है, गवर्नेंस है। सो इवन अलग अलग कमीशंस ने ग्रांट भी इस तरीके से हम दे रहे हैं, ठीक है। नाउ चैलेंजेस एंड इनेबलर्स ऑफ पीबीबी क्या है हमारे। अब चैलेंजेस क्या हैं, देखो सबसे पहला है डाटा अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी। जो डेटा है क्या वो सही अवेलेबल है, पूरा अवेलेबल है, क्या उसकी क्वालिटी ठीक है। तो इफेक्टिव पीबीबी जो है वो डिपेंड करता है एक्यूरेट एंड टाइमली डाटा आना चाहिए। लेकिन आपको पता है बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कैपेसिटी गैप्स को फेस करते हैं डेटा एनालिटिक्स में, या फिर तो उनके पास पूरा डेटा ही नहीं है, और एवर है भी तो एक बात बताइए, डिपार्टमेंट के ऊपर बैठ के आप इस ग्रास रूट का डाटा कलेक्ट करना छोटी बात नहीं है, आम बात नहीं है, और वो भी क्वालिटेटिव, सही, एक्यूरेट, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन कैपेसिटी बिल्डिंग, इसका मतलब है कि हमारे पास उतनी स्किल है तो हमें ज़रूरत है कि हम और ज़्यादा ट्रेन पर्सोनल रखें टू स्पेसिफिकली डिज़ाइन करने के लिए KPIs को, एसेस करने के लिए आउटकम्स को, है ना। की जो है ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को डिज़ाइन करने के लिए भी हमें प्रॉपर क्या चाहिए, एक मैन पावर चाहिए, जैसे कि मिशन कर्मयोगी है। इसका मेन एम क्या है कि ट्रेन करना ऑफिशियल्स को एविडेंस बेस्ड गवर्नेंस में। इसका मेन एम यही है कि एविडेंस बेस्ड मतलब वो ऐसे बिना किसी कुछ भी सोचे समझे डिसीजन ना ले, एविडेंस के बेसिस पे ले। पॉलिटिकल विल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, जो पीबीबी हैं उनमें शिफ्ट की ज़रूरत है फ्रॉम इनपुट आउटपुट माइंडसेट से रिजल्ट आउटकम माइंडसेट तक।
और इसके लिए आपको एग्जीक्यूटिव कमिटमेंट चाहिए होगी, ब्यूरोक्रेटिक ओनरशिप चाहिए होगी। बहुत बार जो मिनिस्टर्स हैं, जो भी पॉलिटिकल विल है वो है ही नहीं, लोग जो है बदलाव नहीं चाहते हैं, रिस्ट्रेन करते हैं बदलाव से। आईटी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आपको पता है डिजिटल टूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं रियल टाइम परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करने के लिए, है ना। और वो हमारे पास क्या बहुत अच्छा है? नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना अच्छा नहीं है। एग्जांपल वैसे है, प्रगति है ऐसे तो, खैर सीपी ग्राम्स है जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रॉपर है? आधी बार वो वेबसाइट नहीं चलती हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। सो कंक्लूड अगर हम करें तो परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग स्ट्रेंथन करती है रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नेंस को। किस चीज़ को? रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नेंस को ताकतवर बनाती है। इंश्योर करती है जो पब्लिक मनी ट्रांसलेट हुआ है वो एक तरीके से मेजरेबल आउटकम में आए, करप्शन में ना आए, लीकेजेस में ना जाए, उसका सही इस्तेमाल हो, ज़्यादा एफिशिएंट, अकाउंटेबल और इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन हमारा बने। दैट इज़ इट। अच्छा हाँ, अभी 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो 2017 के क्वेश्चन सब हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज़ इवन आफ्टर एक मिनट रुकिए, आई नीड टू, वो कह रहा है कि इवन आफ्टर 130 ईयर्स ऑफ इट्स पब्लिकेशन, बहुत ज़्यादा साल हो गए हैं जो वुड्रो विल्सन का जो ऐसे आया था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर भी उसका ग्रेट रेलिवेंस है आज तक। तो क्यों है, कैसे, देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वुड्रो विल्सन ने कैसे लिखा था, जिसका नाम क्या था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन। जिसने बेसिकली मेन काम क्या करा कि ही बेसिकली इंट्रोड्यूस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, और उन्होंने मेन एम्फेसाइज करा एफिशिएंसी, प्रोफेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी में, बेसिकली ब्रीफ में लिख दिया है हमने। आगे मेन कोर आइडियाज़ देख लेते हैं जो आज भी रेलिवेंट है, जिसकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी। ये बात करते हैं कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग हैं, उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी को और ऑब्जेक्टिविटी को एडमिनिस्ट्रेशन में प्रमोट कर रहे हैं। फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म जैसी चीज़ों को जो है रिजेक्ट कर रहे हैं। इंडिया में भी देखने को मिलता है, जिसके ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आपको पता है, वो एक्सपेक्टेड इंसुलेशन फ्रॉम पॉलिटिक्स। उनका कहीं ना कहीं उनसे भी उम्मीद की जाती है कि वो पॉलिटिशियंस बहुत ज़्यादा उनके काम में दखलंदाजी ना करें, ठीक है। नाउ सेपरेशन ऑफ पॉलिसी एंड एग्जीक्यूशन। मिनिस्टर्स, इन्होंने बात करें कि हमें सेपरेशन कर देनी चाहिए पॉलिसी बनाने में एंड पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने में, है ना। वही वाली बात है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पॉलिटिकल साइंस है, वो दोनों अलग है, फैक्ट ओरिएंटेड एंड वैल्यू ओरिएंटेड है। ये कहते हैं कि मिनिस्टर्स फ्रेम करें, पॉलिसी को फ्रेम करें, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दें। एग्जांपल, नीति आयोग डिज़ाइन करती है पॉलिसी को, एग्जीक्यूशन कौन करता है? मिनिस्टर्स करते हैं। तो इस तरीके से यू कैन देखा। देन एफिशिएंसी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन, वो बात करते थे कि एफिशिएंट, रैशनल, मेथोडोलॉजिकल होना चाहिए। तीनों ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि मेथड्स पे काम करें, रैशनल हो, अपना खुद का दिमाग ना लगाएं, एंड एफिशिएंट तरीके से काम किया जाए। ये चीज़ आपको मिशन कर्मयोगी में भी काफ़ी देखने को मिलती है फॉर ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। नाउ क्या रेलेवेंस है? सबसे पहला सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। तो विल्सन के जो आइडिया है उसने कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म शुरू किया, लाइक परफॉर्मेंस अप्राइजल। उसने बोला था ना कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, है ना। तो परफॉर्मेंस अप्राइजल, मिड करियर ट्रेनिंग, इन सारी चीज़ों को एक तरीके से क्या करा? बूस्ट दिया। एग्जाम्पल 360 डिग्री एवोल्यूशन सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी में, तो उसी का एग्जाम्पल है ना। गुड गवर्नेंस, इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। ये मेन विल्सन का विजन था। एग्जाम्पल आज के टाइम पर डिजिटल इंडिया है, ई गवर्नेंस है, आरटीआई है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बोला था कि आपको प्रॉपर इसका एक इंस्टीट्यूशन बना देना चाहिए, इसको सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म लेके आओ। सो इसने इनकरेज करी डेवलपमेंट ऑफ पीए को एज अ प्रोफेशनल फील्डिंग होनी चाहिए, प्रोफेशनली हम इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़े। और आज आप देखोगे इंडियन यूनिवर्सिटी, इवन लबासना भी इंस्टीट्यूशनल ग्राउंडिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लबासना में भी इन द फाउंडेशनल कोर्स यू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द नीड फॉर वैल्यू न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी, फिर उसने बताया कि देखो वैल्यू न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी की बात करी तो विल्सन ने बताया क्या था ना कि वैल्यू न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए सिविल सर्वेंट को। सो वो क्रिटिकल है पॉलिटिकली चार्ज इन्वायरमेंट, मतलब वो आज के टाइम पे भी इंपॉर्टेंट है कि हर एक ब्यूरोक्रेट को क्या करना चाहिए? पॉलिटिकली न्यूट्रल होना चाहिए। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जो जैसे कि ड्यूरिंग इलेक्शंस होता है, तो वो उसी का एग्जांपल है कि ड्यूरिंग इलेक्शन ना ही तो मुझे किसी पार्टी को प्रमोट करना है और ना ही मुझे किसी पार्टी का हिस्सेदार बनना है ना। अगर हम कंक्लूड करें, और भी चीज़ें हम लिख सकते हैं, ठीक है। वी कैन राइट की साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी अलॉट,
जो एक्स्ट्रा है वो भी लिख सकते हैं। नाउ कंक्लूड अगर हम करें तो विल्सन का जो फाउंडेशनल आइडिया है वो स्टिल कहीं ना कहीं गाइड कर रहा है रिफॉर्म्स को। आज तक उसी के बेसिस पे, उसके आइडियाज़ के बेसिस पे रिफॉर्म आ रहे हैं। उसने प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करा एंड रिमेन्स सेंट्रल टू बिल्डिंग एथिकल, एफिशिएंट एंड सिटीजन सेंट्रिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टूडे। इसने पब्लिक ओपिनियन की बात करी थी ना, पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसने सिटीजन सेंट्रिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी, फाउंडेशन रखा। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज what is distinctive about the classical and the human relations school of administration and their complementarity to each other? एनालाइज करो। वो कह रहा है कि क्या चीज़ अलग है क्लासिकल एंड ह्यूमन रिलेशन स्कूल में, डिस्टिंक्टिव क्या है, और कॉम्प्लीमेंटेरिटी मतलब सेम चीज़ें क्या हैं। सो इंट्रोडक्शन अगर देखें तो क्लासिकल या ह्यूमन रिलेशन स्कूल दोनों ही जो है वो प्रेजेंट करते हैं दो फाउंडेशनल येट कॉन्ट्रास्टिंग अप्रोचेस को। है दोनों फाउंडेशन की काम करती है एक तरीके से पबेड में, लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग भी हैं इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिनका मेन फोकस है, एक का फोकस है स्ट्रक्चर पे और एक का मेन फोकस है ह्यूमन बिहेवियर पे। ठीक है, नाउ डिस्टिंक्टिव फीचर देख लेते हैं दोनों स्कूल का, क्या डिफरेंसेस हैं। क्लासिकल जो स्कूल है वो एम्फोसाइज करता है कि भैया स्ट्रक्चर होना चाहिए, हायरार्की होनी चाहिए, प्रिंसिपल्स होनी चाहिए, मैनेजमेंट है ना। मेन की थिंकर्स क्या है, हेनरी फ्योल है, फ्रेडरिक टेलर है, लुथर गुलिक है, और मेन फोकस है कि एफिशिएंसी हो, डिवीजन ऑफ वर्क हो, यूनिटी ऑफ कमांड हो। या आपको इवन इंडियन ब्यूरोक्रेसी में भी आपको ये हायरार्किकल सेटअप दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्लासिकल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का भी इन्फ्लुएंस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में। एग्जाम्पल IAS का ऑफिसर रोल डिस्ट्रिक्ट टू सेक्रेटेरिएट में, है ना, एक प्रॉपर हायरार्की है। क्रिटिसाइज फॉर बीइंग मैकेनिस्टिक एंड इग्नोरिंग, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म क्यों हुआ है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा मैकेनिस्टिक था एंड इसने कहीं ना कहीं इग्नोर करा ह्यूमन नीड्स को। वहीं पे जो ह्यूमन रिलेशन स्कूल है इसका मेन फोकस है वर्कर सेटिस्फाई रहे, वर्कर मोटिवेटेड रहे और उसके वर्कर्स की सोशल नीड्स फुलफिल होती रहे। इसके की थिंकर्स हैं एल्टन मियो, हर्सबर्ग या मैस्लो, या फिर हम मैरी फॉलेट भी बोल सकते हैं। इसका मेन एम्फेसिस है कि इनफॉर्मल रिलेशंस अच्छे रहे, कम्युनिकेशन अच्छी रहे, ग्रुप डायनेमिक्स अच्छा हो। ग्रुप डायनेमिक्स है ना, हमने बात करी थी, दैट इज़ MP फॉलेट के केस में। इनफॉर्मल रिलेशंस रहे, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन पे ध्यान दिया जाए। ये आप देख सकते हो मिशन कर्मयोगी में इन्फ्लुएंस है इसका, बार बार ये आ रहा है, इसको ध्यान रखना, जो एम्फोसाइज करता है बिहेवियरल ट्रेनिंग पे। मेन क्या है इसमें, बिहेवियरल ट्रेनिंग, इमोशनल इंटेलिजेंसी तो सिखाया जा रहा है सिविल सर्वेंट्स को इसमें। तो इसको भी क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन इसने बहुत ज़्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर को इग्नोर कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही इग्नोर कर दिया, सिर्फ ह्यूमंस तक ही ये सीमित रहा। अगर हम बात करें इनके बीच में अब कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्या है, स्ट्रक्चर प्लस ह्यूमन मोटिवेशन इक्वल्स टू इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। पता ही अगर स्ट्रक्चर हम उठा ले दैट इज़ क्लासिकल से, और ह्यूमन मोटिवेशन उठा ले हम ह्यूमन रिलेशन से, तो क्या होगा, हमारा दोनों को मिला दे तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा। क्लासिकल ने ऑर्डर एंड डिसिप्लिन की बात करी, ह्यूमन रिलेशन से मोरल एंड सेटिस्फेक्शन की बात करी, टुगेदर अगर हम इन्हें करें तो इससे क्या होगा, बैलेंस्ड एफिशिएंसी आएगी, दोनों चीज़ों पे काम होगा। फॉर्मल प्लस इनफॉर्मल, बोथ पर्सपेक्टिव ने हेल्प करा अंडरस्टैंड करने में ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को फुली तरीके से, कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि कलेक्टर के ऑफिस में फॉर्मल हायरार्की को एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसके इनफॉर्मल पीर नेटवर्क्स भी होते हैं। एक कलेक्टर है, वो दूसरे कलेक्टर्स या फिर भिन्न भिन्न कलेक्टर्स वगैरह उसके फ्रेंड्स होंगे, कोलीग्स होंगे, डिफरेंट सर्विसेज से होंगे, एक तो उनके साथ उनका ग्रुप है, प्लस में एक हायरार्की का भी वो पार्ट है। तो इस तरीके से वो बोल रहा है, दोनों चीज़ें हैं। सिस्टमैटिक एंड ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, तो क्लासिकल जो स्कूल है उन्होंने ऐड करा कि सिस्टम डिज़ाइन, कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, वाइल ह्यूमन रिलेशन ने क्या सपोर्ट करा कि एम्प्लॉय को इंगेज कैसे करे उस पार्टिकुलर सिस्टम में। ठीक है, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटीग्रेट बोथ। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लाइक जो NPA आया है आज के टाइम पे, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जैसी अप्रोचेस हैं, उन्होंने ब्लेंड कर दिया इन दोनों स्कूल्स को और एक एडेप्टिव गवर्नेंस बना दी, ऐसी गवर्नेंस जिसमें दोनों चीज़ें हो। सीन इन रिफॉर्म्स, और बहुत सारे रिफॉर्म्स लाइक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी एक तरीके का क्या है, इन दोनों का ब्लेंड ही है। यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को भी देखेंगे और प्लस में इंडिविजुअल लेवल पे भी हम उसको देख रहे हैं कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है और कैसे उसको बेटर किया जाए विथ फोकस। और अब फोकस किया जा रहा है टीम वर्क पे एंड गोल सेटिंग पे, कि टीम वर्क अच्छा हो, गोल सेटिंग अच्छी हो। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, बोथ स्कूल म्यूचुअली री इन्फोर्सिंग है, दोनों आप एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, दबाव डालते हैं, एंड देयर इंटीग्रेशन, अगर हम उनको इंटीग्रेट कर दें, फॉस्टर, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंट, ह्यूमेन एंड एडेप्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। एफिशिएंट आएगा क्लासिकल से, ह्यूमेन आएगा ह्यूमन रिलेशन से, एंड एडेप्टिव मतलब क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन है तो वो एडेप्टिव रहेगा, तो ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन आएगा इन मॉडर्न पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। ठीक है, बार बार जो ये PYQs की क्लास है, यू हैव टू see and try to brainstorm them. Okay, that's it.